हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने नेत्र से संबंधित दोषों का अध्ययन देख चुके थे। आज वहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना पहला हेडिंग रहेगा नेत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। ठीक है, नेत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। पहली विशेष जानकारी हम यही प्राप्त करेंगे कि अगर हम किसी तस्वीर को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे दिमाग में कब तक रह सकता है। ठीक है, तो जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो हमारी आंखों में या दिमाग में कब तक छपा रह सकता है, तो 1/16 सेकेंड तक। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे। ठीक है, किसी प्रतिबिंब की स्मृति दिमाग में 1/16 सेकेंड तक रखता है। मान लिया किसी वस्तु को देखे, फिर आंख बंद कर दिया, तो कितना समय तक आपके दिमाग में फोटो रहेगा? तो 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड कहने का मतलब है सेकेंड का 1/16वां भाग तक हमारे मस्तिष्क में उस वो प्रतिबिंब रह सकता है। ठीक है। दूसरा विशेष जानकारी में क्या प्राप्त करेंगे हम सब? देखिए, कोई भी उम्र का व्यक्ति या किसी भी लिंग का, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वह किसी भी उम्र में आंख दान कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना यही है कि किसी भी उम्र एवं लिंग के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लिंग, मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई भी नेत्रदान कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि नेत्रदान करने वाला एवं ग्रहण करने वाला या लेने वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेत्रदान करने वाला एवं लेने वाला, जो नेत्र को, जिसको नेत्र दिया जा रहा है, वो दोनों की पहचान गुप्त रखा जाता है, ऐसे बताया नहीं जाता है डॉक्टरों के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को ही बेहतर समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट यही देखेंगे कि अगर व्यक्ति का मौत हो जाए तो कितने घंटे तक उसका आंख सही रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का 4 से 6 घंटे तक आंख ठीक रहता है। ठीक है, अगर मृत्यु के 4 से 6 घंटे बाद अगर व्यक्ति का आंख निकाल लिया जाए तो वो आंख किसी अन्य व्यक्ति के काम में आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी विशेष बातें हैं, तो चलिए उसे नोट करते हैं। पांचवा नंबर में हम ये देखेंगे
कि कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है और कौन व्यक्ति नेत्र नहीं दान कर सकता है। क्या सभी व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? अगर मान लिया जाए किसी को संक्रमित बीमारी है तो वह नेत्र दान नहीं कर सकता। तो 5वां पॉइंट यही लिखेंगे कि संक्रमित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति संक्रमित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, संक्रमित बीमारी कौन है? चलिए उन बीमारियों का नाम लिखते हैं। जैसे, ठीक है, संक्रमित बीमारी में अगर मान लिया जाए किसी को एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, टेटनस, ल्यूकीमिया, हैजा, मस्तिष्क शोध, अगर कुछ हमने बीमारियां लिखा है संक्रमित बीमारी, अगर ये सब बीमारी है तो वह व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष जानकारी में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विशेष जानकारी वाला टॉपिक समाप्त हुआ। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रिज्म में अपवर्तन। प्रिज्म में अपवर्तन, प्रिज्म के बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। आपको पहले भी बताया था कि प्रिज्म के बारे में आगे हम आपको बेहतर बताएंगे जब हमने परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो पहले बनाते हैं कि प्रिज्म आखिर होता कैसा है। ठीक है, ये रहा प्रिज्म। अगर बात करें प्रिज्म में सतह कितने होते हैं, तो सतह होते हैं 5। ठीक है, कितने सतह होते हैं? 5। बिहार बोर्ड में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रिज्म का कुछ 3D आकृति, कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम जब प्रिज्म बनाएंगे तो प्रिज्म को ऐसे ना बनाकर केवल ऐसे बना देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा, सामने से प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, प्रिज्म एक पारदर्शक पदार्थ है जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। अगर प्रिज्म के बारे में परिभाषा पूछा जाए तो आप ये वाला परिभाषा बोल सकते हैं। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अब प्रिज्म में किस प्रकार के अपवर्तन होता है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अपना हेडिंग यही रहेगा, चूंकि जगह नहीं है इसे मिटोएंगे। ये रहा प्रिज्म का सामने वाला हिस्सा। और जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे तो आपको बेहतर बताए थे कि प्रिज्म में अपवर्तन के बाद प्रकाश आधार की ओर मुड़ता है। तो पहली किरण जहां टकराएगी वहां आप डालेंगे अभिलंब। अभिलंब डाल दिए। अब इस किरण को असल में चल जाना चाहिए था, कैसे? ऐसे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार आधार की ओर। असल में रास्ता ये वाला था, नीचे मुड़ा, इसका मतलब आधार की ओर। ठीक है, फिर जहां पे टकराया जिस सतह पे प्रिज्म के, वहां फिर से डालेंगे अभिलंब और फिर से इसको आधार की ओर मोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म में अपवर्तन। और यहाँ जो कोण बन रहा अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसे बोला जाएगा आई और इसे बोला जाएगा आर। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे R2, इसको R1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं I2। ठीक है, ये रहा आपतन कोण, ये रहा अपवर्तन कोण। ये भी अपवर्तन कोण है, लेकिन इसको हमने बोला है कि यह अपवर्तन कोण दूसरा है। ये रहा आपतन कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस किरण को सीधा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक कोण बन रहा इसे बोलेंगे विचलन का कोण। ठीक है, जिसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम अब सबका नाम बता देते हैं। आई यहां पर बता रहा आपतन कोण, आपतन कोण। आर बता रहा है अपवर्तन कोण। ठीक है, प्रिज्म का नाम देते हैं ए बी सी, और ए जो है प्रिज्म का शीर्ष कोण है, प्रिज्म का शीर्ष कोण। ठीक है, अब यहां से कुछ सूत्र वगैरह होता है, उसे हम सब नोट करेंगे।
ठीक है। तो एक सूत्र ये होता, अच्छा एक डेल्टा बराबर लिख देते हैं इसका भी, ये विचलन का कोण है, विचलन कोण, ठीक है। तो कुछ सूत्र होता है जिसे आपको नोट करना चाहिए। डेल्टा बराबर पहला आता है विचलन कोण बराबर, ठीक है। ये रहा विचलन कोण का सूत्र। विचलन कोण का सूत्र ये होता है कि ये वाला कोण, ठीक है, और जोड़ ये वाला कोण और माइनस शीर्ष वाला कोण, इसे ही बोला जाता है विचलन कोण। चलिए अब आपको लिख के बताते हैं कि आई बराबर यानी अपवर्तन के कोण बराबर क्या होता है, ठीक है। ये होता है अपवर्तन का कोण, नहीं ये होता है आपतन कोण, और अपवर्तन कोण क्या होता है उसे देखते हैं। अपवर्तन का कोण बराबर होता है यानी R बराबर a/2, यानी जो प्रिज्म का कोण होता है उसका जस्ट आधा, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं अपवर्तन बराबर, ठीक है, साइन आई बटे ठीक है। ये रहा प्रिज्म में अपवर्तन बराबर, नहीं अपवर्तनांक बराबर, ठीक है। प्रिज्म में अपवर्तनांक बराबर ये सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर, और आई का मतलब तभी लिखे ए प्लस डेल्टा बटे 2, और साइन आर बराबर a/2 क्योंकि आर का मान था a/2। तो उम्मीद है प्रिज्म में आप अपवर्तन को बेहतर समझ लिए। ऐसे इससे तो ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा सवाल, केवल यही पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। हाँ, अगर आप और भी उच्च लेवल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन प्रश्नों का, इन सूत्रों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर अच्छे लेवल का प्रश्न आ जाएगा तो ये सबका प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये रहा अपवर्तन प्रिज्म में, इसे आप नोट कीजिए। अगला अपना हेडिंग रहेगा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये भी प्रकाश का एक गुण ही है। चलिए इसे नोट करते हैं। आप सब बेहतर जानते हैं कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, 7 रंगों का मिश्रण है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो जो भी श्वेत प्रकाश होगा उसमें 7 रंग होंगे, ठीक है। अब इस श्वेत प्रकाश से अपने को सभी रंग देखना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी? वर्ण विक्षेपण। मतलब हमें एक ऐसा यंत्र चाहिए या हमें कोई ऐसी युक्ति चाहिए जो प्रकाश को 7 रंगों में बांट दे। अगर मान लिया जाए श्वेत प्रकाश गुजारे तो वह 7 रंगों में बट जाए। और ये काम भी करता है कौन? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म ही वो पदार्थ है जो श्वेत पदार्थ को 7 रंगों में बांटता है, ठीक है। तो उम्मीद है वर्ण विक्षेपण का मतलब आप समझ गए होंगे कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना, ये वाली घटना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो चलिए इसे एज ए परिभाषा के तौर पर नोट करते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं प्रिज्म में किस प्रकार वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। ये रहा श्वेत प्रकाश गई कहां? प्रिज्म में। अब उसके बाद ये 7 रंगों में बटेगी, ठीक है। ये रहा 7 रंग, ठीक है। अब ये 7 रंग कौन होते हैं उसका नाम देखते हैं, ठीक है।
तो वर्ण विक्षेपण के बाद ये रंग कुछ इस प्रकार आते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर। अब ये इंग्लिश में केवल पहला लेटर उस सब का लिखा हुआ है रंग का, तो चलिए इसका आपको हिंदी में नाम बताते हैं। आर बता रहा है लाल, रेड को। ओ से ऑरेंज यानी संतरा, जिसे आप नारंगी बोलते हैं। वाई बता रहा है येलो यानी पीला। जी बता रहा है हरा, और बी बता रहा ब्लू यानी नीला। ठीक है। आई बता रहा है जामुनी, और भी नंबर बता रहा है बैगनी कलर। ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण के बाद सातों रंग कुछ इस प्रकार होते हैं, और ये जो पट्टी बनी वर्ण विक्षेपण के बाद, इसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है। इस पट्टी का नाम क्या होगा? स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद है आप वर्ण विक्षेपण वाली घटना को बेहतर समझ गए। ठीक है। यहां से एक पॉइंट और देखिए कि असल में किरण कौन था, ये वाला। इस किरण के बाद जस्ट नीचे कौन है? लाल है। और सबसे नीचे कौन है? बैगनी है। तो विचलन, वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है विचलन। ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका हो रहा है, यानी विचलन किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा विचलन। ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन, तो आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे कौन है? बैगनी रंग। तो सबसे ज्यादा विचलन हुआ, इसका मतलब बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन, ठीक है, सबसे कम विचलन। कम विचलन, तो आप देखिए निर्गत किरण के सबसे नजदीक में कौन है? लाल। इसका मतलब है सबसे कम विचलन हुआ है लाल रंग का। तो उम्मीद है आप वर्ण विक्षेपण में ये सारी घटना को बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए अब अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। एक पॉइंट और यहीं से ध्यान रख लीजिएगा, इंद्रधनुष का बनना। एक उदाहरण भी आप ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष का बनना ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। ये वाली बात आप भी नोट कर लीजिएगा, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है। अगला अपना हेडिंग रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। हमें लगता है वायुमंडलीय अपवर्तन का पहले परिभाषा लिख लेना चाहिए, उसके बाद आप बेहतर चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है। और जब इसका एग्जाम्पल आएगा तब तो आप और भी क्लियर से समझ जाएंगे। चलिए तो नोट करते हैं इसका परिभाषा। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। जैसे वायुमंडल, आप सब बेहतर जानते हैं, वायुमंडल में अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान है। ठीक है। तापमान, ठीक है, तापमान। यहाँ तापमान कुछ और है, यहाँ तापमान कुछ और है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपवर्तन होगा। ठीक है। ये भी अपवर्तन होता है। तो वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है इसी को बोला जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आखिर कौन कौन सी घटना होती है। ठीक है। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ ये घटना होती है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। गर्म वायु जब उठती है तो गर्म वायु के पीछे वाली जो वस्तु रहती है वो अपने को झिलमिलाती हुई महसूस होती है या प्रतीत होती है, तो वो घटना भी जो हो रही है समझ लीजिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रही है। अगला है सूर्योदय से 2 मिनट पहले। सूर्योदय मतलब सूर्य के उगने से पहले ही पूर्व दिशा में लाली दिखने लगती है, मतलब लालपन। और सूर्यास्त के 2 मिनट, और सूर्यास्त के 2 मिनट 2 मिनट 2 बार लिखा गया ना,
सूर्यास्त के 2 मिनट बाद आसमान में लालिमा दिखना, मतलब 2 मिनट सूर्य उगने से पहले और सूर्य अगर डूब गया है उसके 2 मिनट बाद भी आसमान में लालिमा दिखती है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? तो ये भी हो रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस प्रकार दिन की बढ़ोतरी 2 मिनट सुबह पहले हो गया और सूर्य के डूबने के बाद भी 2 मिनट तक उजाला रहा, टोटल दिन में बढ़ोतरी हो गया 4 मिनट। और ये घटना भी जो हो रही है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है वायुमंडलीय अपवर्तन को आप बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, मान लिया जाए वायुमंडल है ये, ठीक है, और आप सबको बेहतर पता है कि वायुमंडल किसका बना है? धूल कण का। ठीक है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो इसके बाद ऐसे टकरा जाएगी, ऐसे टकरा जाएगी, ऐसे ऐसे, तो प्रकाश धूलकण पे पड़ने के बाद फैलेगी। तो मतलब प्रकाश जब धूलकण पर पड़ने के बाद फैलती है तो फैलने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उम्मीद है आप प्रकाश का प्रकीर्णन वाली बात को बेहतर समझ गए। तो एज ए परिभाषा के तौर पर इसे अब नोट करते हैं। ठीक है, ये रहा परिभाषा। जब प्रकाश अति सूक्ष्म आकार के कणों पर पड़ता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है और प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और यही घटना अगर कोलाइड कणों के साथ हो रहा है, कोलाइड कणों के बारे में आप क्लास 9 में बेहतर पढ़ चुके हैं, तो यही घटना अगर कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होता है तो इसे बोला जाता है टिंडल प्रभाव। तो लिखा गया है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा और प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा, ये दो परिभाषाएं आप सब याद रखेंगे। यहां से एक पॉइंट और आता है कि कम तरंग धैर्य वाला रंग या अधिक प्रकीर्णन वाला रंग, दोनों सेम बात है। कम तरंग धैर्य वाला रंग एवं अधिक प्रकीर्णन वाला रंग बैगनी है। प्रकीर्णन और तरंग धैर्य ये एक दूसरे के व्युत्क्रम कर्म होते हैं। अगर जिसका तरंग धैर्य अधिक नहीं, जिसका तरंग धैर्य अगर कम है तो उसका अधिक प्रकीर्णन होगा और उस घटना में आता है बैगनी रंग, और जिसका अधिक तरंग धैर्य होगा उसका कम प्रकीर्णन होगा तो उस घटना में आता है लाल रंग। ऐसे तरंग धैर्य और प्रकीर्णन ये दो टॉपिक को एक साथ समझा जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तरंग धैर्य समानुपाती 1/, प्रकीर्णन। ठीक है, यहां से आप बेहतर समझ सकते हैं। मतलब ये कि जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा उसका तरंग धैर्य कम होगा। ये होता है इस व्युत्क्रम का मतलब। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।